हेलो दोस्तों। चूंकि आज यूपीपीसीएस का पेपर हो गया तो मैं जैनेंद्र मौर्य इसे सॉल्व करने की पूरे सोर्स के साथ कोशिश करूंगा। तो हम पहले वीडियो में एक से 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हम सीधे ज़्यादा बकवास ना करके सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पहला क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, इस आधार पे हमको हल करना, चूंकि आगे कई प्रश्न ऐसे ही हैं तो मैं ये बार बार नहीं पढ़ूंगा। तो पहला अभिकथन है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ये कथन क्या है? ये कथन पूरी तरह सत्य है कि ऑस्ट्रेलिया का जो भीतरी भाग है वह मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण देखते हैं। कारण में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्णीय कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वह समशीतोष्ण क्षेत्र में न अवस्थित होकर एक किस्में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अतः केवल अभिकथन ए सत्य हुआ और कारण गलत हो गया। इस आधार पे पहला कथन ए गलत हो गया और बी भी गलत है। तो सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए बात सही है, सी और डी का कोई विश्लेषण करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया एक का सी। तो दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन में है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ठीक है, ये बात क्या है? पूरी तरह सत्य है कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। और कारण देखते हैं कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। ये बात भी सही है कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। तो हम प्रश्न देखते हैं कि बात तो दोनों सही है, लेकिन हमें यह तर्क लगाना है कि जो कारण है वह कथन की व्याख्या करता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि यही से हम समझ लेते हैं। ये देखते हैं आगे। ए, पहला कथन ए और आर दोनों सही हैं, आधा तो सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अभी देखेंगे। ए भी गलत है क्योंकि दोनों कथन सही है, सी भी गलत है। अब हमें ए और डी में अंतर उत्तर निकालना है। तो आप तो जानते ही हैं कि 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, लेकिन यह बात साबित यह नहीं करती है कि इस कारण से भारत जो है दूसरे नंबर पे गेमिंग बाजार में है। और कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या उत्तर होगा? उत्तर ये होगा कि ए और दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। दूसरा का क्या हो जाएगा? ए। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा तीसरा प्रश्न है, ये तो आप जान गए होंगे। अभिकथन है, बाबर ने चगताई तुर्की में, किसमें? चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन है, कथन तो देख लिया, कारण देखते हैं। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। देखो, ये तो पहला कथन सही है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी। ठीक है, लेकिन यह बात गलत है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। दरअसल मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा जो थी वह तुर्की नहीं, फारसी थी। क्या थी? फारसी। ठीक है, राजभाषा क्या थी? फारसी थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, अगर इसके जगह फारसी ही दे देता, फारसी, तो आप यह विचार अपने से करिएगा कि क्या यह कथन जो कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं, कि फारसी मुगल दरबार की भाषा थी इसलिए बाबर ने चगताई तुर्की में तुझे की बाबरी लिखी। ये बात की बात है, ये क्लास की बात है। ठीक है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे कि उत्तर हमारा कौन सा सही होगा।
पहला तो गलत हो गया, ए गलत हो गया, ए गलत है किंतु बी सही, ए भी गलत हो गया, ए सही है किंतु आर गलत है, एक बात सही हो गई, डी इसका कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। ठीक है, ए भी सही, 3 उत्तर हमको मिल गए। तीसरा का उत्तर क्या हो गया? तीसरा का उत्तर सी हो गया, तीसरे का उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब चौथा चलते हैं। चौथा, अब हमको करना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है वो देश कि कहाँ से वह है। ठीक है, तो पहला है आल्पेशियन। आल्पेशियन कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो वह है पूर्वी अमेरिका में, पूर्वी अमेरिका में। तो क्या हो जाए, एक का चौथा हो गया। ठीक है, अब लंकाशायर कहाँ है? लंकाशायर कोयला क्षेत्र कहाँ है? यह यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में है। ठीक है, अब हमारे लिए रूर, रूर कहाँ है? रूर जर्मनी यानी कि यूरोप में है, यानी जर्मनी में। ठीक है, ये कहाँ है? जर्मनी में। अब कुंजावास कहाँ है? ये है रूस में। ये बहुत आम प्रश्न है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस आधार पे अपना मिलाएंगे उत्तर। ए का कहाँ गया? चौथा में गया है, ए का चौथा है, यानी कि बी और सी अपने आप कैंसिल हो गया। लंकाशायर, लंकाशायर कहाँ? इंग्लैंड में, यानी बी का पहला, बी का पहला दोनों में है। चलो ठीक है, अब रूर जर्मनी में है, सी का दूसरा, सी का दूसरा जो है यहाँ पे है, ये ए में है, सी का दूसरा ए में है। ठीक है, यानी कि कुंजावास 30। ठीक है, तो हो गया चौथा का उत्तर ए हो गया। चौथा का उत्तर क्या होगा? ए हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पांचवा, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहीं पर विश्लेषण भी कर लेते हैं, क्योंकि यह बात देखिए सत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वो वास्तव में पौधे जो होते हैं, सूर्य की कुल जो आपतित किरण होती हैं वे ऊर्जा के रूप में लगभग 1 से 2%, 1 से 2% ही ऑब्जर्व कर पाते हैं या अवशोषित कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग का मामला दिया गया है, तो लगभग 1%, यानी कि ये बात हम सही मानेंगे। ठीक है, फिर दूसरा कथन देख लेते हैं, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हस्तांतरण का नियम जो है यही कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। ठीक है, यानी कि इस आधार पे हमारा कथन दोनों सही है। इस ये जो है पांचवा प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। पांचवी प्रश्न का उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब छठवां देखते हैं। छठवें में है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई? ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या है? बंगाल विभाजन का रद्द होना। चलिए देखते हैं, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये बात सत्य है कि बंगाल विभाजन जो 1911 में रद्द हुआ था। क्यों? क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। ये ज़्यादा यहाँ पर विस्तारित चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन भी 1911 में किया गया, जो दिसंबर में था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम जो थे आए थे। उन्होंने ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? यह 1911 में न होकर
ये समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में हुआ था। तो इस आधार पे तीसरा गलत है और पहला दूसरा सही है, यानी कि एक कौन सा प्रश्न था, छठवां। छठवां का कौन सा सही हुआ, छठवां का ए, छठवां का ए, ठीक है। अब सातवां देखते हैं। सातवां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। पहले अब हम क्रम से देखेंगे पहले क्या हुआ था। इन सभी घटना में पुनः समझौता में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहले क्या हुआ था। पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। ये क्या है, पहले भाई साहब गांधी इरविन समझौता हुआ था। और यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तब हुआ था जब गांधी इरविन समझौता में ये बात थी कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। तो गांधी इरविन समझौते के बाद क्या हुआ, चौथा कार्यक्रम हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि तीसरा के बाद चौथा हुआ, ठीक है, तीसरे के बाद चौथा हुआ। इसके बाद अब हमारा क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ था, एक बार समाप्त हुआ था 1936 में। तो मेरे लिए ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त किया था। यही बात थोड़ा दिक्कत कर रही है। फिर भी हम इस जो ऑप्शंस हैं इस आधार पे हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, दूसरी बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीसरा क्या हुआ था, पुनः समझौता। हम डाल देते हैं, डालेंगे नहीं, तीनों से हम पुनः समझौता डालना पड़ेगा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, यानी कि तीसरा, और चौथे में दूसरा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। यानी कि हमारे लिए क्या प्रश्न बनता है, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ए डी, 3, 4, 1, 2, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति जो कौन सा लिया गया है, यही बात दिक्कत कर रही है। क्योंकि एक बार गांधी जी के जो इरविन समझौता हुआ था, इसके बाद भी एक आंदोलन समाप्त कर दिया गया था अवज्ञा आंदोलन का। फिर जब वहां से आए तो जो लॉर्ड साहब बदल गए थे, तो उन्होंने गांधी जी से मिलना कोशिश नहीं की, मतलब मिले ही नहीं। तो इन्होंने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। तो इस आधार पे आप देख लीजिएगा, वैसे में या तो ए होगा या तो डी होगा, ए भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा पेंडिंग में रखूंगा। 7 का ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है 7 का क्या नाम है, डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो ये कौन सा प्रश्न था, 7वां था। इसमें मैं बहुत सोचा, लेकिन फिर मैं कहा 1934 या 1936 कौन सा रखूं, 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति जो 2 वाला ठीक है, जो लास्ट में 2 रख दो। 1934, हाँ 1934 में हुआ था, यहाँ हाँ 1934 में रख दो। ये जो औपचारिक रूप से यहाँ पर समाप्ति हो गई थी, जो गांधी इरविन समझौते के बाद वाला जो बात था, वो पता नहीं कब हुआ, ठीक है। हम औपचारिक रूप वाला ही मानेंगे, तो यहाँ पे डी ही रखा जाएगा, ये रह दो डी करो, डी आंसर है इसका।
सातवां का डी। ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, लेकिन सातवां का डी होना चाहिए, क्योंकि औपचारिक रूप से जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति बाद में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट सन 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल 20% से अधिक पर वन। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एक व्यवस्थित तरह से सरकार ने प्रदर्शित नहीं किया है, मुझे नहीं मिला। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बहराइच और चंदौली है कि हाँ, 20% से अधिक भाग में, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि बहराइच में लगभग 27% निकाला गया है और चंदौली में लगभग 24% निकाला गया और श्रावस्ती में जो है 18% निकाला गया है। लेकिन ये कोई मुझे व्यवस्थित सरकारी आंकड़ा नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसे ए और दो ही करूँगा, तीसरा नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात हो सकती है कि मेरी गलत हो जाए। तो आठवां का ए, क्योंकि ये कोई व्यवस्थित आंकड़ा नहीं मिला मुझे, आठवां का ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नौवां देखते हैं। नौवां प्रश्न है, कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य। ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य, चलिए देखते हैं। यह इसमें करना है कि कौन सी कूट है जो कौन सी मिलान है सही है। तो भालुंग जो है, मावलुंग जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? ये है मेघालय में। ये कहाँ है? ये है मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में है। और जो रानीगंज है वह पश्चिम बंगाल में, ये दूसरा सही है। रामगढ़ कहाँ है? ये झारखंड में, तीसरा भी सही है। तालचेर कहाँ? ये उड़ीसा में, चौथा भी सही है। यानी कि हमारे लिए दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाता है, यानी कि उत्तर बी। ठीक है, नौवां का हो गया बी, नौवां का बी। ठीक है, अब 10वां देखते हैं। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला क्या है? पहला प्रश्न है, पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। बात क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही, पराली को जलाने के बजाय उसे खाद में बदल दिया जाए। ये बात सही है। तो दूसरा देखते हैं, बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये बात भी सही है, जिसमें हो गया सफेद रोटन कवक हो गया, ये मेन है सफेद रोटन कवक, और भी हैं। ठीक है, और बायो डिकम्पोजर में अधिकांश काम फंगस ही करते हैं, यानी कि कवक ही करते हैं। यानी कि ये बात बहुत साधारण सी है छात्रों के लिए, इसको सही करना। तो 10वां का क्या हो गया? सी, 10वां का सी हो गया। ठीक है, अब 11वां देखता हूँ। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए, ये पॉलिटी का प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला देखते हैं, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्योंकि एक प्रकार से यह माना गया कि राज्यसभा जो राज्य है इस पे एक उसका विशेष क्षेत्र है, विशेष अधिकार है। ठीक है, अब दूसरा कथन देखते हैं, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यह काम साधारण बहुमत पारित करके भी किया जा सकता है। ठीक है, किसके अनुसार? 312 के अनुसार। यस, तो इसके लिए उत्तर क्या हो गया? 11वां का डी।
यानी कि कथन केवल एक सही है। 11वां का डी। ठीक है, 11वां का डी। 12वां देखते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 12वां क्या हो गया? कबीर, दरअसल शिष्य और उनके गुरु से मिलान करवाना है। ठीक है, शिष्य और गुरु से। कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। अमीर खुसरो के कौन थे? ये जग जाहिर है निजामुद्दीन औलिया थे। सूरदास के मतलब सूरदास किसके छात्र थे, किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। ठीक है, मर्दाना जग जाहिर है गुरु नानक के देव के छात्र थे। तो इस आधार पे हमें करना है ए का दूसरा, यानी कि पहला और ए और बी दोनों कट गया, ए का दूसरा। अब बी का क्या हो गया? तीसरा है। सूरदास का बल्लभाचार्य सी का चौथा, यानी कि यही आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन में जो होता है, अगर आपको ना आता हो तभी आप इसे हल करिए, 50-50 का चांस रहता है कि ये सही हो जाए। चौथा प्रश्न था 12वां का सी। 12वां का सी। अब आगे देखते हैं 13वां। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिव्यक्ति अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए क्या है? मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कोई इकोनॉमिक्स का हल्का फुल्का भी छात्र होगा ये भी कह देगा बात सही है। और दूसरा कथन है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें कथन और कारण बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात अलर्टनेस की है, अगर जो छात्र ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा वहाँ पर गलती करके पक्का आ जाएगा, क्योंकि समानता जो है प्रश्नों में जो डी विकल्प है वो पहले दिया जाता है, ए विकल्प पहले बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये बात गलत है। ए भी गलत है, ए भी गलत है। डी कौन सा सही है? डी। इस ऑप्शन को ध्यान से लगाएं, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ हमें लगता है कि 10% लोग तो इसे गलत करके आए होंगे, इतना आसान को देख के फट दे ए पे लगा दिए होंगे। ठीक है, 13वां कौन सा? 13वां का डी है। 13वां का डी है। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां, अब 14वां प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक है परिष्करणशाला और दूसरा है राज्य। अब यहाँ पे आपके लिए एक बात थोड़ा, अगर मान लीजिए कोई नाम विशेष नहीं जानता होगा तो उसके लिए यह थोड़ा दिक्कत में प्रश्न कर सकता है। दरअसल जो यहाँ पे मनाली और नायरा को लेकर, दरअसल अगर नायरा एक एक कंपनी है जो हमें लगता है गुजरात की में है, गुजरात की क्या नाम, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी उड़ी नहीं, बंगाल खाड़ी सॉरी, वो खंबात की खाड़ी के आसपास है, जो कृष्ण मान का नाम मुझे नहीं आ रहा है, वहाँ पे एक नायरा नाम का कुछ है। ठीक है, मैं थोड़ा देखा था एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो नायरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यह नायरा एनर्जी लिमिटेड है, जो परिष्करणशाला कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ? नायरा गुजरात में है। और जो मनाली, ये मनाली जो कुल्लू वाली मनाली नहीं है, ये परिष्करणशाला कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, वो मनाली जो आप में दिमाग में पहली बार गया होगा वह मनाली यह नहीं है। ठीक है, मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में परिष्करणशाला केंद्र है। ठीक है, और तीसरी क्या है? नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ कहाँ है? ये है असम में। और तातीपाका क्या है? वह क्या है? वह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम मिलाते हैं नायरा ए का दूसरा, यानी कि ए कट गया, डी कट गया। अब बी का चौथा है, नुमालीगढ़ असम में है, यानी कि बी आंसर इसका हो गया। किसका बी आंसर है? 14वां का बी आंसर। 14वां का बी आंसर। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है?
हमको ये बताना कि खाद्य सुरक्षा की आयाम नहीं है। ठीक है, पहला देखते हैं, उपलब्धता है, खाद्यान्न और उत्पादन के भंडार होने चाहिए। पहुंच, इकोनॉमिक्स में हल्की सी बात है कि आप पहुंचाएंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या। ठीक है, तो लोगों तक खाद्यान्नों में उनकी पहुंच होनी चाहिए। सामर्थ्य, उनको क्रय क्षमता होनी चाहिए, क्रय क्षमता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स ये बेसिकली कंसेप्चुअल है पूरा, इसे मेंस में डालना चाहिए था। ठीक है, फिर भी चलो देखते हैं। अब जवाबदेही, जवाबदेही दरअसल सरकारी तंत्र का काम होता है। ये खाद्य सुरक्षा का डायरेक्ट आम नहीं होता है, बल्कि ये शासन से जुड़े चीजें हैं। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया कि नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये 15वां का बी, 15वां का बी। ठीक है, अब 16वां देखते हैं। 16वां, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। ये बात क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जो चांदी की वस्तुएं होती हैं उसमें हवा की उपस्थिति से सल्फर यौगिक जो होते हैं, वह सल्फर यौगिक जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वह सिल्वर सल्फाइड में बदल जाता है, जिसका रंग काला होता है। ठीक है, अब इसके लिए जो सिल्वर सल्फाइड ही कोटिंग का कारण होती है। ठीक है, ये दोनों बात सही है। काले होने का कारण क्या, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सिल्वर सल्फाइड, दोनों सही है। कुछ क्या पूछा गया, सही पूछा गया, 16 का सी, 16 का सी। ठीक है, 17वां देखते हैं। ये तो बिल्कुल विशुद्ध फैक्ट वाली चीज है। अब लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा, गलत हो सकता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 गया था। आदित्य एल1 कब गया था, आदित्य एल1 भाई साहब गए थे 2 सितंबर सन 2023 को गए थे। ठीक है, इनसेट 3DS कब गया था, 17 फरवरी को भाई साहब गए थे। और RLV-LEX.01 कब गया था, वह 2 अप्रैल को गया था। यानी कि ए का तीसरा, तो पहला गलत, ये गलत। बी का पहला, ठीक है। इंसेट सी का दूसरा, यानी कि ये वाला सही है। ये कौन सा है, 17 का बी, 17 का बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां। 18वां क्या करना है, राज्य हैं उनमें राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है, ये मिलाना है। जल्दी से कर देते हैं इसे। महाराष्ट्र में कितनी है, 19 है। कर्नाटक में कितनी है, 12 है। बिहार में कितनी है, 16 है। तमिलनाडु में कितनी है, 18 है। ठीक है, ए का तीसरा एक ही है, बी का चौथा, सी का पहला। ऐसे क्वेश्चन आते मजा आता, एक भी मिल जाता आंसर आ जाता। ठीक है, चौथा प्रश्न था 18वां का डी, 18वां का डी। 19 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन ये देखते हैं, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। आप एनसीईआरटी को भी ठीक से पढ़ लिए होंगे। अगर पॉलिटी के छठवां जो पॉलिटी क्लास 6 का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर भी अगर ठीक से समझ लिए होंगे तो ये बात आप कर देंगे। ठीक है, तो ये बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, यानी कि डी सही है। ठीक है, एक कथन और कारण जो कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो 19वां का क्या हो गया, 19वां का हो गया डी, 19वां का डी। अब 20वां देखते हैं। जून सन 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं। दूसरा क्या, इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। ठीक है, इसे देखते हैं। दरअसल पहला कथन क्या है
गलत है। क्यों? क्योंकि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। किसने में? 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से जो 24 मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें अंग्रेजी, इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को नहीं दिया जाता, बाकी सबको दिया जाता है। और जो इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिल पाया, ये बात तो सही है और पहला गलत है। इस आधार पे कौन सा उत्तर होगा? इस आधार पे बी उत्तर है। केवल बी यानी कि केवल कथन दो सही है, बी का पहला। व्याख्या तो कर दी। अगर मान लीजिए मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कौन सा सही है गलत है तो आप अपने से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला गलत था, दूसरा सही है। तो मैं दरअसल ध्यान में रहता, मैं यहाँ बी वाला, दरअसल क्या होता है कि जो समानते बनाया जाता है पहले पे ए दूसरे पे बी, दोनों दोनों में से कोई नहीं। लेकिन पीसीएस में क्या होता है, उल्टा कर दिया जाता है। आईएएस में सही क्रम से रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ए है, 20 का ए। 21 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकृत ए, दूसरे को कारण कहा गया। ये भी देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी को भी हल्का सा पढ़े होंगे तब भी कर ले जाएंगे। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसका कथन है हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु भिन्नताएं हैं और जहाँ जलवायु भिन्नता होगी वहाँ वनस्पतियां भी भिन्न होंगी। कथन भी सही है, कारण भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। पहला गलत, व्याख्या नहीं करता। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, यानी कि 21 का डी, 21 का डी, ठीक है। 22 देखते हैं। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब देखते हैं संसाधन, पहला कथन देखते हैं, संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। ये बात गलत है। जब संसाधन अधिक मात्रा में खपत होगी और जो संसाधन सृजन कम होगा तो बैलेंस कहाँ से होगा, वहन कहाँ से कर पाएगा? क्या है? पहली क्या है? गलत है। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत स्थिरता सिद्धांत के विपरीत है। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण की स्थिरता के लिए जो है संसाधन निष्कर्षण की दर है, संसाधन निष्कर्षण की दर है वह संसाधन पुनर्जनन की दर से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। ये बात सत्य है। यानी कि 10 में से अगर 10 उत्पादन 10 अपशिष्ट बन है तो पर्यावरण के पास 11 अवशोषण करने की क्षमता होनी चाहिए। बी का क्या है? दूसरा सही है। तो यहाँ पे ए, 22 का ए, 22 का ए, ठीक है। 23 देखते हैं। अब है जनजाति आवास क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पीसीएस और इस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं कहीं के जरूर आ जाता है बेचारा। चलिए इससे हम इस पर व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल बता देंगे कहाँ कहाँ की। बुशमैन कहाँ के हैं? कालाहारी मरुस्थल के हैं, ठीक है, पहला सही है। एस्किमो उत्तरी कनाडा की, ये बात भी सही है। पिग्मी कांगो बेसिन की, ये बात भी सही है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका नहीं, ये मसाई कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका ना होकर ये मसाई पूर्वी अफ्रीका में है, अफ्रीका में, जो केन्या और तंजानिया के लगभग क्षेत्रों में रहती। क्या? केन्या और तंजानिया के। तो चौथा इसमें गलत है। पूछा क्या गया है? सुमेलित नहीं है, वाह, नहीं तो मैं यहाँ पे लगा के जाने वाला था, ठीक है, यहाँ पे लगा के जाने वाला था। ये सुमेलित नहीं है यानी कि बी, 23 का बी, 30 का बी सुमेलित नहीं है, ठीक है। 23-24 भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 ए में है, बिल्कुल सही है। राज्य कहाँ है? 6 में है, ये भी सही है। नगर पालिकाएं 11 की ए में है, यहाँ पे केवल 11 अगर लिखा जा रहा है तो यानी कि गलत है, ठीक है, यानी कि तीसरा गलत है, यानी कि बी, 24 का बी।
यहाँ पे व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 का भी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाबना विद्रोह कब हुआ था? पाबना विद्रोह 1873 के आसपास हुआ था। ठीक है। और यहाँ हम क्या करें, डेट नहीं लिखेंगे, हम सीधे चलेंगे आगे, अपना मिलाएंगे। थोड़ा छोटा करते हैं। क्या नाम से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, जिसकी डेट 1770 से 1820 के आसपास है। दूसरा क्या है? कोका विद्रोह है, जिसका क्षेत्र 1845 से 1870-75 के आसपास है। नील विद्रोह इसके बाद हुआ था, ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा ये है। पाबना क्या? पहला है लास्ट में। यानी कि हमारे पास क्या है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसका ए हो गया। ए 25 का ए, 25 का ए। ठीक है। अब 26 देखते हैं। 26 में प्रथम, इसको भी कालक्रमानुसार करना है, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। दरअसल देखते हैं आगे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, और तीसरा क्या? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, चौथा क्या? प्रथम एंग्लो अफगानी युद्ध। लेकिन हमको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, ये द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। ये हमें है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हम इसे कर्नाटक युद्ध कहेंगे। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, कर्नाटक युद्ध करेंगे तभी हम इसे सही कर पाएंगे। अब एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हम लोग पढ़े नहीं हैं। दरअसल जो एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध होते हैं तो वो कर्नाटक, उसे ही कर्नाटक युद्ध ही कहा जाता था। वो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से आदि जाने जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के नाम से दे दिया है। तो छोड़ो, क्या करना है, हम तो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। तो क्या होगा? पहले क्या हुआ था इसमें? पहले कर्नाटक युद्ध शुरू हुए थे, ये बात तो जग जाहिर है। पहले कौन सा युद्ध हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ। पहले एंग्लो जो है, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे आपस में लड़के एक दूसरे को बाहर कर रहे थे। तो पहला क्या हो जाएगा? द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध, ये हो जाएगा पहले, पहले क्रम में करना है। और वही कोई चक्कर नहीं, ठीक कालक्रम अनुसार करना है। पहला क्या हो जाएगा? कर्नाटक युद्ध। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रथम एंग्लो कौन सा युद्ध? प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध होना चाहिए। हाँ, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ये क्या है? दूसरा हो गया। इसके बाद क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये क्या है? तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि चौथा नंबर पे ही रहेगा। यानी कि 2-1, 2-1, 3-4, यानी कि डी। ठीक है ना? 2-1-4-3, ये क्या हो गया? एक मिनट, पहले क्या हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। फिर दूसरा के बाद पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ओ माय गॉड, यहाँ पर चौथा है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या नाम है? एंग्लो सिख युद्ध चौथे नंबर पे है, ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा, ये गलत है, ये वाला सही है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। पहला क्या है? द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। फिर दूसरा क्या? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। तीसरा क्या है? प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। चौथा क्या? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। ठीक है, ये सही है। 26 का ए, 26 का ए, ठीक है। 27वां देखते हैं। यहाँ पर भी मैं इसकी व्याख्या नहीं किया, ये बहुत फैक्चुअल चीज है, ठीक है। मंगल आग, ठीक है। 27वां, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है? हमें गोबी मरुस्थल देखना है।
तो गोबी मरुस्थल किस देश में फैला है? मंगोलिया में फैला है, चीन में फैला है, या फिर रूस में फैला है, कजाकिस्तान में फैला है? तो अगर हमको इसमें से कोई एक भी पता हो जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर अगर पता चले मंगोलिया में फैला है, क्या लगाना है? हाँ ठीक है, सही लगाना है। मंगोलिया में है, चीन में भी है, रूस में नहीं है, कजाकिस्तान में नहीं है। उत्तर क्या होगा? केवल पहला और दूसरा। 27 का पहला, 27 का क्या होगा? पहला। अब 28वां चलते हैं। 28वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? पहला मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा चर्चा करेंगे। मीथेन में क्या है? मीथेन में क्या होती है? बायोगैस की मात्रा कितनी होती है? 50 से 75% के आसपास होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होती है? ऐसा कि कार्बन डाइऑक्साइड में 25 से 50% के आसपास होती है। ठीक है। और ब्यूटोन ये तो एक ज्वलनशील गैस है, इसमें नहीं होती है। और क्या नाम है, मीथेन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नहीं होती। ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या बन गया? मीथेन में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मच्छर। तो पहला और दूसरा बन गया, नहीं ब्यूटेन में नहीं होती, पहला और तीसरा, यानी कि ए सही है। 28 का ए। अब 29वां देखते हैं। जून सन 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण, जून सन 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है। अब इसका उत्तर देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय। इसको मुझे एक बेहतर आंसर नहीं मिला, लेकिन मैं पीआईबी पे गया तो पीआईबी पे गया तो जनजाति कार्य मंत्रालय दिखा रहा था। ठीक है। तो इस हिसाब से जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी केवल चौथा। ये मैं बहुत पढ़े पढ़ा था, मुझे ध्यान में थोड़ा उतर गया। तो जनजाति कार्य मंत्रालय इसका उत्तर होना चाहिए, है, होगा। पीआईबी भी मैं देखा था। 29 का बी, 29 का बी। तीसवा देखता हूं। तीसवा, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही काल क्रमानुसार निम्नलिखित में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तीसवा, पहला क्या है? रणथंबोर। दूसरा क्या है? जैसलमेर। तीसरा क्या है? वारंगल। चौथा क्या है? चित्तौड़। तो हमें इसे काल क्रमानुसार करना है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, एक जाहिल इंसान, हालांकि इसकी प्रशासनिक दक्षता बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी आतंकी तो आतंकी होते हैं। चलिए देखते हैं पहला कौन सा विजय था। इसने पहला विजय रणथंबोर का किया। ठीक है। दूसरा विजय कहाँ का किया? दूसरा विजय जैसलमेर का ही किया। ठीक है। तीसरा विजय कहाँ का किया? वारंगल का। और चौथा चित्तौड़ तो जग जाहिर है। तो कहाँ क्या हुआ उत्तर में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। थोड़ा और व्याख्या कर दें। पहले रणथंबोर में क्या, दूसरा। ठीक है। दक्षिण भारत में काकतीय साम्राज्य पर, वारंगल में काकतीय साम्राज्य था, वहां पर किया। चित्तौड़ में सब जानते हैं। तीसरा का ए, तीसवा का ए, सॉरी, 31वां देखते हैं। मैं भी अपना लिखते चल रहा हूं। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है?
हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं है। इकोनॉमिक्स का हल्का ज्योग्राफी का छोटा सा भी छात्र इसे कर देगा सही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये बात थोड़ा दिक्कत में है, ये अर्ध सत्य हैं, तो अर्ध सत्य है तो मैं इसे गलत मानूंगा। क्यों? पहला तो सही है लेकिन दूसरा अर्ध सत्य है, क्योंकि हिमालय में जो बहने वाली नदियां हैं ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाती हैं, लेकिन जो है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए निम्न क्या मुख्य रूप से पहाड़ी और जलप्रवाह वाले क्षेत्र ना इनको चाहिए। इसलिए सीधे तौर पे तो उत्तर प्रदेश और बिहार बड़े विद्युत स्टेशनों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे हिमालय में निर्मित परियोजनाओं से बिजली प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। ये बात गलत है। कर सकते हैं अगर थियोरेटिकली देखा जाए, थियरी के तौर पे तो ये बात सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये बात गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ठीक है, यही बात है। अब इसे गलत किया जाए कि सही किया जाए? हम क्या करते हैं, पहला तो सही है और दूसरे पर पेंडिंग में छोड़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ये बात अर्ध सत्य है, यानी कि इसका उत्तर 31 का डी भी हो सकता है केवल एक सत्य, और सी भी हो सकता है कि दोनों सत्य हैं। ठीक है, 31 का डी और सी दोनों हो सकता है। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? ये बात लिखते हैं। देवी पाटन मंडल में हिस्सा, अब यहाँ पर ये नहीं चर्चा करेंगे कौन कौन आता है, लेकिन हमको ये पता बस्ती जो है देवी पाटन में नहीं आता, ये महाराजगंज या आप कह सकते हैं पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा में है, यानी कि बस्ती गलत है। पहला गलत, ये गलत, ये गलत, तीसरा अपने आप सही हो सकता है। बहराइच के बारे में विचार कर लो, बहराइच बलरामपुर ये दोनों आते हैं, यानी कि सी, 32 का सी, 32 का सी। 33 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको हमें व्यवस्थित करना है। अब डेट बाई डेट देख लेते हैं। तो पहला कौन बना? पहले बना नागालैंड, 1963 में बना है। नागालैंड 1963 में बना है, पहला है। पंजाब 1966 के आसपास बना है, दूसरा। सिक्किम 1975, 1975, चलिए पंजाब किस में है? पंजाब 1966 में। अरुणाचल सिक्किम बना 1975 में, ठीक है। और इसके बाद बना अरुणाचल प्रदेश 1987 में, ये सबसे लास्ट में है। यानी कि पहले कौन सा है? नागालैंड। 1963 में नागालैंड बना, तो नागालैंड तीसरा, हाँ सॉरी तीसरा हो गया, पहले आ गया। और इसके बाद हो गया दूसरा कौन है? दूसरा है पंजाब, तो तीसरे के बाद पहला, ठीक है, ये मिल गया हमको उत्तर। और इसके बाद है सिक्किम, यानी कि चौथा, ठीक है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इसका उत्तर 33 का सी, 33 का सी। अब है 34वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश जो है देश में आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है, ठीक है।
अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र में केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये बात क्या है, गलत है, क्यों? मेरी मर्जी, मैं गलत कर दिया। दरअसल सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में, किसमें? आगरा में, आगरा जिले में सिंगना में पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? वह है पेरू में। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा है, ये दूसरी गलत है, पहला सही है। ये क्या नाम? 34वां का डी, 34वां का डी। ठीक है, 34वां का डी, केवल एक, 34वां का डी। ठीक है, 35वां देखते हैं प्रश्न। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही, ठीक है, आरोही में करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हम आरोही क्रम में देखते हैं। सबसे बड़ा इनमें कौन सा राज्य है? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है कि पंजाब है? तो देखते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है? 44,212। फिर है, यानी कि बढ़ते से हमको छोटे क्रम में करना है। अवरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब घटते। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें किसका है? कान खुजली कर रहा है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश से, तो यानी कि हिमाचल प्रदेश से जो सबसे लास्ट में रहेगा। अवरोही, बढ़ते क्रम, आरोही, घटते क्रम, आरोही। ठीक है, हरियाणा सबसे छोटा, तो यानी कि हरियाणा पहले पे रहेगा। इसके बाद पंजाब है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,000 के आसपास है। पंजाब का 50,000 के आसपास है। इसके बाद है उत्तराखंड का जो 53,000 के आसपास है, और हिमाचल प्रदेश का 55,000 के आसपास है। मैं एक्यूरेट डिटेल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इस आधार पे क्या हो जाएगा? हरियाणा पहले हो जाएगा, हरियाणा पहले, पंजाब दूसरे पर, और इसके बाद उत्तराखंड तीसरे पर, हिमाचल प्रदेश चौथे पर, हिमाचल प्रदेश चौथे पर, हरियाणा पहले पर हो गया, पहला, तीसरा और चौथा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ठीक है, यानी कि 35वां का हो गया टी। अब 36वां देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सामान्य शीशा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है? शीशा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। अगर शीशा और टिन का जो मिश्र धातु का गलनांक होगा, अगर एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होगा, तो हम लगाएंगे क्यों? बताइए, क्यों लगाएंगे? जब गलनांक अधिक होगा तो पिघलेगा नहीं, तो फ्यूज तार में क्यों लगाएंगे? ये बात गलत है। अगर ऐसे प्रश्न में अगर एक भी पता चल जाए तो उत्तर मिल जाता है। ठीक है, अब तो पहला सही हो गया। टिन, शीशा तो टिन की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कारण गलत है क्योंकि इनका गलनांक कम होता है। अभिकथन इसी कारण गलत है। ये भी गलत, ये गलत है, किंतु आर सही, ये गलत हो गया। ये और दोनों से ये भी गलत हो गया। ये सही है, आर गलत है, यानी सी। 36वां का सी। 37 प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब सबसे राज्य है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये हमको मिलाना है। हम यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट मिलाकर चले जाएंगे। देखिए धूपगढ़ का कहाँ है, सॉरी, हाँ धूपगढ़ हम यहाँ से देखेंगे। राज्य से चोटी पे जाना थोड़ी दिक्कत है, चोटी से राज्य पे जाना आसान है। तो हम धूपगढ़ देखेंगे, वह हो गया मध्य प्रदेश में। क्योंकि हम ये नहीं याद करते कि राजस्थान में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, बहुत थोड़ा याद करने में थोड़ा परेशानी होती है। अगर लेकिन हम सबसे बड़ी, सबसे ऊंची अगर दिया है तो हम सीधे उसको
राज्य में लेकर जाते हैं। तो धूपगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश में है। तो एक क्या है, इसके बाद टोडा बेटा कहाँ है, टोडा बेटा है नागालैंड में, नागालैंड में। इसके बाद गुरु शिखर, गुरु शिखर तो सबको पता है राजस्थान में है। अब है सारामती, सारामती में जो है आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, सारामती में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सारामती जो है नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। तो यहाँ पे नागालैंड मणिपुर की सीमा क्यों कह रहा है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, हम लेकिन मिलाएंगे यहीं पर, मिलाएंगे यहीं पर। अब यहाँ पे एक बचा तो इसका यहीं पर मिला दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारामती जो मैं छोटी समझता हूँ यह है मणिपुर की सीमा पर, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर। ये तमिलनाडु और राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम मिला देते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो, थोड़ा दिक्कत होगी, पानी पीने चला गया था। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है इस प्रश्न में, मतलब प्रश्न में नहीं दिक्कत है, उत्तर में मैं निकालने में दिक्कत कर रहा हूँ, कंफ्यूजन है मुझे। क्योंकि जो सारामती है वह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर अवस्थित है। तो इस आधार पे मुझे इस सारामती को नागालैंड में ले जाना चाहिए। इसे मैं निकाल देता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ पे देखते हैं तमिलनाडु, फिर से मिलाते हैं इसे। जो धूपगढ़ है वह कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। डी का पहला, तो ए कट गया, डी कट गया, डी का पहला है तो डी का चौथा कर दिया, डी का पहला है तो डी का जब पहला है तो ए कट गया, सॉरी बी कट गया और सी, क्या हो रहा है, हटो यार। डी का जब पहला है तो ए कट गया और सी कट गया, ठीक है। इसे मैं थोड़ा एक कंफ्यूजन की वजह से मैं इसे थोड़ा लूंगा। और दूसरी क्या है, गुरु शिखर कहाँ है, वह राजस्थान में है। गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में है। तो बी का तीसरा, हमको उत्तर तो मिल गया डी, उत्तर हमको मिल गया डी। और सारामती जो है वह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे है, इसलिए हम चार को सी करेंगे, चार को सी, और है भी इसमें, ठीक है। और डोडा बेटा तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी, डोडा बेटा तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया 37 का डी आंसर हो गया, 37 का डी हो गया, ठीक है। मोबाइल मेरी बहुत कम चार्ज है, जब भी स्विच ऑफ हो जाए थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। 34 का सी, हाँ 37 का डी। 38 देखते हैं। मार्च सन 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा श्रीलंका, चौथा मलेशिया। इसमें से हमको निकालना किसको दिया गया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर पे जाऊंगा, किसका उत्तर होना चाहिए म्यांमार, यानी कि केवल दो, बांग्लादेश श्रीलंका और मलेशिया से कोई यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब ये पूरी कहानी है, यहाँ पर व्याख्या करने का कोई मतलब नहीं, करंट अफेयर विशुद्ध करंट अफेयर है, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं हुई है। ये 28 मार्च की सन 2025 को जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके तहत यह काम किया गया, ठीक है। एनडीआरएफ की टीम गई थी। अगला देखते हैं, ये प्रश्न 39वां, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि अर्हता आयु जो है 21 वर्ष है। मिनिमम अर्हता आयु यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिमम एज ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल मेंबर इज 24 ईयर। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये है मुझे, अर्हता आयु 25 वर्ष है या फिर 21 वर्ष है।
नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश वाला मुझे वर्जन देखना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश में क्या करता है। द एलिजिबल एज टू बी ए मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल इज 25 ईयर्स। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष, हमको लगता है 25 वर्ष होना चाहिए। देखते हैं। थोड़ा दिक्कत में आ गया। 25 वर्ष या 21 वर्ष? 21 वर्ष है। 21 वर्ष, 25 वर्ष नहीं है। ठीक है, ये 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं है, यानी पहला गलत हो गया। नगर पालिका में सीधे चुनाव से आने वाली कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये बात सही है। रिजर्व है, 1/3 रिजर्व है। ये बात सही है, यानी कि केवल 2। 39 का सी। कौन सा प्रश्न था? 39, 38 पे क्या लगाया? 38 का ए है, 38 का है, 39 पे सी है। 40वां प्रश्न हम देखते हैं। 40वां प्रश्न, इसमें गवर्नर जनरल वायसराय हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, उसको मिलाना है। तो हम देखते हैं क्या नाम से है। पहला क्या है? लॉर्ड डलहौजी है। दूसरा क्या है? लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे? ऐतिहासिक कहते हैं जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन जग जाहिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई साहब थे किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन या निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल विभाजन का कार्य तो महोदय कर्जन ने किया था। एक बहुत कट्टर आदमी था हिंदुस्तानियों को लेकर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस और बेवगत का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कर्जन बहुत ही ज्यादा क्रूर, मतलब हिंदुस्तानी को लेकर बहुत कट्टर था। तो इस आधार पर हम मिलान करेंगे। ए का क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये थोड़ा गलत मिल गया है यहाँ पर, इसमें थोड़ा गलत मिल गया है। कहाँ गया? फिर से मिला रहे हैं। फिर से लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेवगत का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है। सती प्रथा ठीक है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने बेवगत का सिद्धांत लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, बेवगत का सिद्धांत। ए का चौथा जो दो में है, यानी कि बी और सी कट गया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, बी का तीसरा, दोनों जो दोनों में है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन, यानी कि सी का जो है दूसरा है, यानी कि डी आंसर इसका। 40 का डी। 40 का डी। 41 भाई स्विच ऑफ मत होना। 41 का डी। एक मिनट, कौन सा आंसर था? ये तो 40वां प्रश्न। हाँ, 40 का डी ठीक है। 41। अब यहाँ पर देखना है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, बेबल योजना। इसको हम डायरेक्ट करते हैं। इसका हो जाएगा, पहले कौन आया था? पहले आए थे क्रिप्स मिशन, फिर आया बेबल योजना, फिर आया शिमला सम्मेलन, फिर हुआ कैबिनेट मिशन। ठीक है।
फिर वह कैबिनेट मिशन। तो हो जाएगा पहला चौथा तीसरा दूसरा, पहला चौथा तीसरा दूसरा। अब 41वां की मेरी मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ होगी, अब मैं अनावश्यक चीजें नहीं करूंगा। 42 लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती, ये बात बिल्कुल सत्य है, लोकसभा को सौंपती है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत गलत बात है। लोक लोक लेखा समिति में सब 22 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा से केवल 7 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य होते हैं और जो लोकसभा से होते हैं, यानी कि 42 का डी सही है। 42 का डी केवल एक, 42 का डी। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो हम थोड़ा अणुभार देख लेते हैं, अणुभार यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, आप ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर ऑक्साइड जो होती हैं ये हवा से भारी होती है, जबकि हीलियम जो है हवा से हल्की होती है, यानी कि केवल 3, यानी कि आंसर बी। 43 का बी। मुझे बहुत जल्दी खत्म करना है। 43 का बी। 44, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 44 का ए बिल्कुल पहला बिल्कुल ठीक है। और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, ये बात भी ठीक है। ठीक है दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44 का सी। 44 का सी। अब आते हैं 45, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बात तो दरअसल ये दोनों सही है, इसमें कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। आप इतने स्तर पर जाएंगे तो ये छठवीं लगभग छठवीं बार से शुरू हो जा रही है, ओजोन को खतरा हो रहा है, ओजोन को खतरा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात दोनों सही है। 45 का सी। 45 का सी। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? अब की बार हमको निकालना है, खाड़ी प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इसमें जो है कि बहरीन है जो वो सदस्य है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, इराक भी नहीं है, कतर है। तो दूसरा और तीसरा जो आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ये दोनों नहीं है। ये कौन सा? 46 का ए। 47 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन कारण कहा गया है। ठीक है, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ये बात देखते हैं अभी। कारण 2, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है, ये बात सही है। कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन जो है भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ये बात दिक्कत में है। क्यों? जो ये व्यवहारिक रूप में है, व्यवहारिक रूप में ये बात सही है, व्यवहारिक रूप में ये बात सही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ये बात गलत है। क्यों? कानून का शासन लगाने की कार्य जिम्मेदारी जो है सरकार की है, सरकार की, ना कि न्यायालय की। ठीक है, तो ये बात इस आधार पर गलत हो जाती है। लेकिन जब हमको यहाँ पर प्रश्न हल करने होते हैं तो हम व्यवहारिक रूप ना लेकर सैद्धांतिक रूप लेते हैं, इसलिए यह पहला हमारे लिए क्या है? पहला गलत है, दूसरा सही है। व्यवहारिक रूप में सही है लेकिन सैद्धांतिक रूप में गलत है, तो सिद्धांत को ना, व्यवहार को ना मानते हुए हम सैद्धांतिक रूप में कारण सही है, कथन गलत है। ये दोनों सही है, गलत हो गया। एक गलत है किंतु आर सही है, बस ठीक है। ये सही है किंतु आर गलत है, बात गलत है। ए और दोनों सही है, बात गलत है। कौन सा उत्तर हो गया? 47 का बी। 47 का बी, ये गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, 47। अब आ गया 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? मेघदूत तो जग जाहिर लिखा गया, रघुवंशम जग जाहिर। अगर श्रृंगार शतक ना पता हो तब भी पहला और दूसरा पता है, लगा देंगे। कौन सा? 48 का ए। ना पता हो तब भी हम 48 का लगा के चले जाएंगे। श्रृंगार शतक वैसे में वो क्या नाम, उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। कोई लिखा होगा, नहीं याद आ रहा है मुझे।
चलिए श्रृंगार शतक शायद भास्कर लिखे कि नहीं लिखे, नहीं याद आ रहा। ठीक है, 49वां देखते हैं। 49वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ये क्या है? अभिकथन है। कारण क्या है? अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया गया था। दूसरा जगजाहिर गलत है। पहला क्या सही है? इसमें कोई चर्चा करने की बात नहीं है। फतेहपुर सीकरी क्यों बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है क्यों करवाया था? ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या हो गया? पहला गलत है, दूसरा सही। हाँ, दूसरा गलत है। हाँ ठीक है, ये सही है कि द्वार गलत है। 49 का सी। मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाली है, एकदम एकदम टंग गई है। 50वां देखता हूँ। 50वां क्या है? सूची एक, सूची दो से मिलान करना है। एक पत्तन है, दूसरा क्या राज है? पत्तन और राज को हमें मिलाना है, तो मिला मिला देता हूँ। पारदीप कहाँ है? पारदीप उड़ीसा में है। तो हाँ ठीक है, मिलान करना। तूतीकोरिन कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और काकीनाडा कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। अल अलप्पू पुझा कहाँ है? ये केरल में है। केरल में। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, पहला गलत, ये गलत, ये गलत। तुतीकोरिन दूसरा का, बी का पहला, दोनों है ठीक है। काकीनाडा सी का चौथा, सी का चौथा यानी सी का चौथा बी आंसर हो गया। ठीक है, 50 का बी। आज के लिए इतना करते हैं दोस्तों। अब अगली वीडियो में अगला बनाएंगे, क्योंकि हमारी मोबाइल एक, अरे ये तो 48 है। चलिए अब अगली करेंगे। ठीक है।